लखनऊ एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव को रोके जाने के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी हुकूमत पर हमला किया। इन्होंने योगी हुकूमत की नीयत पर सवाल भी उठाए। अखिलेश ने कहा कि इन्हें बगैर किसी तहरीरी हुक्मनामे के एयरपोर्ट पर रोका गया। इन्होंने मजीद कहा कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत एक स्टूडेंट्स लीडर से कितनी खायफ है। अखिलेश यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में शिरकत करने जा रहे थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच में अपनी बात रखनी थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों और छात्र संघ के अध्यक्ष जो अभी हाल में ही चुने गए थे, उदय यादव, उनके कार्यक्रम में मुझे शामिल होना था। मुझे लगा कि पता नहीं क्यों आए हैं ये, और जब मैं एयरपोर्ट निकला हूं, हालांकि एयरपोर्ट की परिसर में वो जा नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की पुलिस एयरपोर्ट के परिसर में नहीं जा सकती, क्योंकि एयरपोर्ट की परिसर की सुरक्षा और उसका इंतजाम करने की जिम्मेदारी दूसरी फोर्स के पास है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की ताकत देखो आप। वो जाकर के अधिकारी, जब मैं हवाई जहाज में चढ़ने जा रहा था उस समय उन्होंने रोक लिया। और केवल छात्रों के यहां नहीं जा रहा था मैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र गिरी जी, उन्होंने भी अपने यहां भोजन रखा था। यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात की शुरुआत 11 फरवरी से हो चुकी है, लेकिन इस साल इम्तिहान में शामिल होने वाले तलबा और तालिबात की तादाद गुज़िश्ता सालों के मुकाबले न सिर्फ कम दर्ज की गई है, बल्कि मदरसा इम्तिहान छोड़ने वाले तलबा और तालिबात की तादाद की बड़ी वजह यूपी बोर्ड और मदरसा बोर्ड इम्तिहान के एक ही तारीखों में होना समझी जा रही है। यूपी मदरसा बोर्ड इम्तिहानात के लिए सिर्फ मेरठ तहसील में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जहां रजिस्ट्रेशन की तादाद 12% कम होकर महज 4,692 रही, वहीं पहले ही दिन इम्तिहान छोड़ने वालों की तादाद 16% रही। जानकार मानते हैं कि यूपी बोर्ड और मदरसा बोर्ड इम्तिहानात एक साथ होने के अलावा इसकी दूसरी भी कई वजूहात रही। इंटर में एग्जाम एडमिशन लेना है या ग्रेजुएशन करना है तो या पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो उसमें उनके दाखिले में दुश्वारी दिक्कत ना है। तो क्योंकि मदरसा बोर्ड का रिज़ल्ट तो वक्त पर आता नहीं था, तो उन्होंने जो है यूपी बोर्ड से भी भर दिया है। और अब जो है फ़ौक़ियत, जो इम्तिहानात दोनों साथ हैं, टकराव हो रहा है, तो उन्होंने फ़ौक़ियत यूपी बोर्ड को दे दी है, मदरसा बोर्ड को छोड़ दिया है। इसलिए तादाद जो है शुरका की, शिरकत करने वालों स्टूडेंट्स की कम हो गई। मदरसा बोर्ड की तकरीबन मैं मानता हूँ 50% के करीब। वजह यह कि बहुत सारे स्टूडेंट वो हैं कि जो इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और साथ में प्राइवेट तौर के ऊपर उन्हें मदरसा बोर्ड के एग्ज़ाम भी वो साथ में फिल करते हैं और वो काम करते हैं। इसका सबसे बड़ी नुकसान जो है ओनली उन मदरसा स्टूडेंट को हो रहा है, या उन स्टूडेंट को हो रहा है जो मुसलमान हैं और कहीं ना कहीं वो इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं और साथ में मदरसों के अंदर भी वो एग्जाम देना चाहते हैं। मदरसा मुंतज़मीन के मुताबिक वक्त पर इम्तिहान और नताइज के ऐलान को लेकर बोर्ड के निजाम का बेहतर होना जरूरी है। ताहम मदरसा तलबा के हक में बेहतरी के लिए दीगर बोर्ड इम्तिहानात की तारीखों के टकराव से बचना जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि वक्त पर ही इम्तिहान हो और वक्त पर रिजल्ट आउट हो, जिससे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो तामराक हो जाए। हाँ, टकराव कभी भी नहीं होना चाहिए यूपी बोर्ड से और मदरसा बोर्ड का, ताकि बच्चे जो है दो अपने विकल्प बाकी रखें। इस साल आम इंतखाबात के होने से बोर्ड के इम्तिहान को वक्त से पहले मुकम्मल कराना मजबूरी है। ताहम यूपी और मदरसा बोर्ड इम्तिहान की तारीखों के एक साथ होने का सबसे ज्यादा खमियाजा मदरसा तलबा को उठाना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज सियासी पार्टियों की मीटिंग के दरमियान हंगामा हुआ। वाज़ेह कि असदुद्दीन अवैसी की भी मीटिंग में शिरकत मुतवक्के थी। उनके नहीं आने के बावजूद भी मीटिंग हुई, लेकिन इसी दौरान तलबा तंजीमों के दरमियान टकराव के वाकयात सामने आए और इसी मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ निशान भारद्वाज, जो कि एएमयू तलबा यूनियन के रुकन काबीना के हैं, ये जुड़ चुके हैं। और इससे पहले क्या कुछ वहां पर हुआ, पहले ये सुन लेते हैं। दो गुटों में झगड़ा हो गया। जो एक छात्र पिट गया था, उसके समर्थन में उसके गुट वाले आके धरने बैठ गए। दूसरा गुट जो था इस बात पे विरोध करने लगा कि जो धरने बैठे उनमें कुछ लोग बाहरी, इनका आईडी चेक किया जाए। इस पर दोनों आमने सामने हो गए। हालांकि मारपीट तो उनकी कोई नहीं हो पाई, लेकिन दोनों में थोड़ा से गर्मी गर्मा हुई, बातचीत हुई। पुलिस फोर्स चूंकि मौजूद थी, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं हो पाई। इसी दौरान किसी छात्र द्वारा एक फायर करने की भी सूचना प्राप्त हुई। यद्यपि किसी को चोट नहीं लगी है, ये हवाई फायर रहा होगा।
हम लोगों द्वारा देखा नहीं गया, लेकिन आवाज सुनी गई और लोगों द्वारा बताया गया कि हाँ किसी छात्र द्वारा इसमें फायर किया गया है। इसमें जो भी तहरीर दी जा रही है वो अभियोग पंजीकृत कर लिया जाएगा और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है निशांत भारद्वाज, जो कि एमयू तलबा यूनियन के रुकन हैं काबीना के। आपका इस्तकबाल करते हैं। और निशांत, आपसे सवाल ये है, जिस बाबे सैयद से यूनिवर्सिटी की पहचान होती है, आज वहीं पर तशद्दुद देखा गया, कई राउंड्स फायरिंग किए गए, ऐसे इत्तलात हैं। अगर बात की जाए ये दो ग्रुप आखिर वजह सियासी मीटिंग की वजह से भिड़े, दूसरे ग्रुप की बात की जाए तो कौन ये ग्रुप था, क्या इस ताल्लुक से पता चल पाया और क्या कुछ अहम मामला था जिसकी वजह से ये तशद्दुद, ये टकराव हुआ? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कुल मिलाकर के जो सियासी टकराव था वो कुछ ऐसा था कि यहाँ पर जो हालात थे कि एक यूनियन का प्रोग्राम चल रहा था, इंटरनल मीटिंग थी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, वहाँ के कुछ लीडर्स थे। तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए वो मीटिंग की गई थी। इसके बाद कुछ लोग आते हैं जो कि गुंडागर्दी करते हैं और यहाँ पे बदतमीजी बदसलूकी करते हैं। उसके बाद वो फायरिंग करते हैं। जब स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता है, और इस चीज को जब बर्दाश्त नहीं किया जाता है उसके लिए हम लोग रोकने के लिए गए, तो फिर वहां पे और ज्यादा बदतमीजी की गई और इस चीज को वो आगे लेकर उसको हिंदू मुस्लिम का एक रुख दे दिया गया। जी नहीं, लेकिन रोकने आप गए वहां पर जिस तरीके से मीटिंग हो रही थी, और इस बीच कुछ लोग, आपने कहा जिस तरीके से जिक्र किया कि बाहरी लोग थे, आखिर यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में बाहरी लोग कैसे आ जाते हैं? हमने देखा कि आए दिन कोई ना कोई तनाजा एमयू को लेकर खड़ा होता है, कभी तिरंगा यात्रा निकाली जाती है जिसको गलत मायने में दिखाया जाता है, और अब फिर से टकराव शुरू हो गया। क्या इस ताल्लुक से इंतजामिया वहां पर चौकस नहीं रहती कि पूरे इदारे में, पूरे अहाते में क्या कुछ हो रहा है, इसको लेकर एक्शन सही तरीके से लिया जाए और सही वक्त पर लिया जाए? देखिए, इंतजामिया पूरी तरह से चौकस नहीं रहती है। अगर आप बाहरी लोग हैं तो पहले अगर उनको आना है तो परमिशन लेनी होगी ना। लेकिन जब वो लोग परमिशन ही नहीं लेते हैं, जब किसी चीज की नहीं है, फिर जबरदस्ती आते हैं, जबरदस्ती आकर के कैंपस का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, और फिर इन सब चीजों को, कैंपस का माहौल खराब करने की कोशिश करने के बहाने से वो अपनी सियासी रोटियां देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या सियासी मीटिंग कैंपस के अंदर होना सही मानते हैं आप? जी, सियासी मीटिंग जिस तरीके से कहा जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे थे और इसके खिलाफ जो है बाहरी ग्रुप से कोई तलबा, कई लोग आए और जो गुंडागर्दी उन्होंने की, तो क्या यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में सियासी मीटिंग एक सही है, एक तालीमी दरसगाह में इस तरह की मीटिंग को सही करार दिया जा सकता है? देखिए, रही बात अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की, तो वो नहीं आ पाए थे यहाँ पर। उनका ये था कि वो आ रहे थे लेकिन उनका प्रोग्राम बाद में कैंसिल हो गया था। तो उसको तो एक इशू क्रिएट किया गया कि वो आ रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम उनको यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं देंगे। पहली चीज तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप किसको घुसने देंगे किसको नहीं घुसने देंगे ये इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग तय नहीं करेंगे। अगर किसी को आना है या नहीं आना है तो उसको परमिशन यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से लेनी होगी ना कि एक स्टूडेंट से परमिशन लेनी होगी। मेन चीज तो ये है। और उसके बाद रही बात यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर कुछ मीडिया वाले भी आए थे उससे पहले जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, और वो यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं मंदिर और मस्जिद के मामले की बात करते हैं। अगर आपको बात करनी है तो आप सियासी जो पार्टियां वहां पर मौजूद है उनकी बात कीजिए। आप ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि एमयू में मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये तो एकदम ऐसा मतलब बिल्कुल लीक से हट करके आप सवाल पूछ रहे हैं। तो आप दिखाना क्या चाहते हैं? फिर जब आप ऐसे सवाल करेंगे और उनके पास किसी की परमिशन नहीं थी, ना एएमयू पीआरओ की परमिशन थी ना एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन थी यहाँ के, तो जब वो लोग ये करेंगे तो उनको जब मना किया कि आप किसकी परमिशन से यहाँ पर ले रहे हैं, तो वो स्टूडेंट से उल्टा सवाल ये कर रहे हैं वो मीडिया वाले कि आप किस हक से हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, आप कौन होते हैं हमसे ये सवाल पूछने वाले, और अगर आप परमिशन की बात करते तो आप किसकी परमिशन से देश में रह रहे हैं? ठीक, बेहद शुक्रिया हमारे साथ निशान जुड़ने के लिए और रद्द-ए-अमल का इजहार करने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इससे कबल हमने खबर आपको दिखाई थी कि अखिलेश यादव को आज एयरपोर्ट पर रोका गया। प्रयागराज वो जा रहे थे, इलाहाबाद जा रहे थे, और इस पर इसकी वजह क्या कुछ वजीर आला योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, प्रशासन ने शासन से इस बारे में अनुरोध किया है कि श्री अखिलेश यादव अगर इलाहाबाद आते हैं तो वहां पर तमाम छात्र गुटों के आपसी वैमनस्य के कारण वहां पर हिंसक झड़पें हो सकती हैं, कानून व्यवस्था के लिए संकट हो सकता है, विश्वविद्यालय में व्यापक आगजनी और तोड़फोड़ हो सकती है। इसलिए उन्हें वहां पर रोकने के लिए उन्होंने सरकार को आग्रह किया था, प्रशासन से आग्रह किया था, और उसी क्रम में चूंकि कुंभ है, प्रतिदिन 25 से 30 लाख श्रद्धालु वहां पर आ रहा है, साथ साथ अब तक सफलतापूर्वक ये सारे कार्यक्रम वहां आयोजित हुए हैं।
अपनी अराजक और विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात समाजवादी पार्टी इसी अराजकता को आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस अनुरोध पर सरकार ने ये कदम उठाए हैं कि वे प्रयागराज वहाँ पर विश्वविद्यालय के या किसी भी इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जिसके कारण हिंसा भड़क सकती है। यूपी के बुलंदशहर में महकमे बिजली की बड़ी लापरवाही सामने आई है। महकमे ने यहां बगैर बिजली कनेक्शन के ही बिजली के बिल रवाना कर दी है, जिसे नाराज मकामी लोगों ने जबरदस्त एहतजाज करते हुए महकमे बिजली के खिलाफ नारेबाजी की और भेजे गए बिजली बिल की वापसी का मुतालबा भी किया। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है और इसमें उनके एसडीओ विद्युत से और एक्सीएन विद्युत से भी बात हुई थी। 2-3 और गांव में भी ऐसी समस्याएं हैं कि कनेक्शन नहीं था लेकिन बिजली के बिल आ गए थे, या बिजली के बिल आए तो उनके रेट्स में अंतर थे, काफ़ी कहीं अधिक थे कहीं कम थे, एक रुकता नहीं थी, तो उस पर गाँव वाले परेशान थे। तो उस पर इनको एक्सीएन को और एसडीओ दोनों लोगों को बताया गया था। इसमें यह है साहब कि 70 सालों बाद तो इस गाँव में लाइट आई है। आज़ादी के बाद पहली बार लाइन खिंच रही है, उसके बाद भी 2 महीने से लगातार बिजली के बिल आ रहे हैं, जबकि मीटर के आसपास कहीं तार नहीं है। तार क्या लाइन भी नहीं खींची है कोई गांव में, ना खंबे हैं ना ही कोई ट्रांसफार्मर आया है, लेकिन उसके बाद भी लगातार बिजली के बिल आ रहे हैं। 1225 रुपये। कितने दिन का? 2 महीने का दिखा रखा है। 2 महीने का बिल दिखा रखा है। तो आपके यहाँ कनेक्शन नहीं हुआ है अभी? जी नहीं, केवल मीटर लगा के चले गए हैं, उसमें लाइट तक नहीं है, मीटर चालू भी नहीं है अभी तक। लाइन नहीं है, कंप्लीट इनकम्प्लीट लाइन शुरू हो गया आपके सामने, बिल आ रहे हैं हमारे पास। आज तक कोई लाइन लगी नहीं है, बिल आ रहे हैं। हाँ, लाइन कनेक्शन भी नहीं, कुछ भी नहीं, आप देख रहे हैं, आपने वीडियो बनाई उसके लिए परेशानी। क्या मौजूदा सियासत में उलमाए कराम की जरूरत है? क्या उलमा को सिर्फ अपने मजहबी दायरों में रहकर दीन और कौम की खिदमत करनी चाहिए? क्या उलमाए कराम की सियासी मुदाखलतों ने मिल्लत इस्लामिया को वाकई नुकसान पहुंचाया है? हिंदुस्तान जैसे मुल्क में उलमा की सियासी रहनुमाई की कितनी जरूरत है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज तक तशना हैं। आइए रुख करते हैं लखनऊ और देखते हैं तारिक कमर की खास रिपोर्ट। जंग आज़ादी से मुल्क की तश्कील व तामीर तक उलमाए कराम के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। माजी में जो सियासत हिंदुस्तान में की जाती रही है उसमें उलमा ने गैर मामूली किरदार अदा किया है, अपनी इल्मी और सियासी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। बात चाहे मौलाना आज़ाद की हो, मोहम्मद अली जौहर की, हसरत मोहानी की और फजलुल हक खैराबादी से मौलाना बुखारी और मदनी तक, 20 ऐसे नाम हैं जो सियासत में रहे और सियासी बसीरतों से मुल्क कौम को फ़ैज़ पहुँचाया। बगैर उलमाए किराम की सियासत बिल्कुल इस दौर में तो अधूरी है। बहुत से मजहबी मसाइल पर जो है तो मुकम्मल उलमा ही सही जवाब दे सकते हैं, और सियासत उलमा को करना चाहिए, मगर बहुत ही अच्छी सियासत करना चाहिए और साफ़ सुथरी और पाक करना चाहिए। और जब उलमा के हाथ में सियासी क़यादत आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो मुल्क, वो कौम बहुत बेहतर अंदाज में तरक्की की राह पर गामज़न हो सकती है। कि हमारी हिस्ट्री हिंदुस्तान की बता रही है कि हमेशा उलमाए किराम ने आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और साथ ही साथ हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए खून बहाया है, अपने गर्दन कटवाए हैं और अपने जिस्मों को कुएं में डलवा दिया गया है, उनके जिस्मों को। अब इस सूरत में ज़रूरी है कि आज की सियासत जब हमसे अलग हो रही है, मुसलमानों को अलग कर रही है, तो मुसलमानों को सियासत में आ करके उठ खड़ा होना चाहिए ताकि हिंदुस्तान का वजूद, हिंदुस्तान की जमहूरियत बरकरार रहे। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मौलवियों को सियासत से अलग रखना चाहते हैं, उन्हें मजहबी दायरों में कैद कर देना चाहते हैं। समाजी कारकुन और सियासी रहनुमा कहते हैं कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में जितने भी मजहबी रहनुमा सियासत में सरगर्म हुए हैं, उन्होंने ज़ाती मफाद के लिए कौम और मिल्लत का सौदा किया है, मुसलमानों का वक़ार मजरूह किया है। ये जैसे ही इलेक्शन का वक्त आता है, देखिए मौलाना साहिबान कूद पड़ते हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि मौलाना साहिबान कहाँ होते हैं जबकि कौम की हालत इतनी ख़राब है। सच्चर कमेटी रंगनाथ सामने है और सच्चर कमेटी 2006 और रंगनाथ कमीशन 2009 से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ। आखिर उसके लिए क्यों नहीं जद्दोजहद करते, उसके लिए क्यों नहीं बोलते ये लोग? कि मौलवियों का डे बाय डे वक़ार गिरता जा रहा है। मौलवियों को अपने हद के अंदर रहना चाहिए वो, और मौलवियों का वक़ार गिरने से मज़हब का भी नुकसान होता है। भाई ये समझा जाता था मौलवी जो कह रहा है वो ईमान और मज़हब के लिए कह रहा है,
अब लगता है मौलवी को आमतौर से लोग समझने सियासी बोल रहा है मौलवी। ये लोग सवाल उठाते हैं कि कितने मौलाना ऐसे हैं जिन्होंने सच्चर कमेटी की सिफारिशात के लिए तहरीकें चलाई हैं, फसादज़दा मुसलमानों को जुल्म से बचाया है, लड़कियों की आबरू बचाने के लिए हुकूमत से टक्कर ली है। कितने मजहबी रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने मुसलमानों के तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए सियासत की है। उलमाए किराम के मुताबिक जब जब उन्होंने समाज सुधार के लिए आवाज़ उठाई है, एक अहम सियासी पेशरफ्त की है, उसके अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। और इस बार भी उलमा चाहते हैं कि उनके सियासी हकूक़ की बाजियाबी होनी चाहिए, उनकी सदाओं पर लब्बैक कहना चाहिए। कैमरामैन सरजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कुमार, लखनऊ। बिहार के वजीर मालियात सुशील कुमार मोदी ने आज बजट पेश किया। 2 लाख करोड़ का बजट पेश करते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मौजूदा बजट से बिहार की तरक्की का रास्ता हमवार होगा। अक़लियतों के लिए मुख्तस की गई रकम के मुतालिक पूछे गए सवाल में सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मुख्तस रकम पूरी खर्च हुई तो मजीद रकम भी फराहम कराई जाएगी। 1200 करोड़ कर देंगे तो कौन बड़ी बात। हमने कहा कि ये कोई ब्रह्म वाक्य नहीं कि जो उल्लेख हो गया वही रहेगा, उससे बढ़ने की संभावना हर एक विभाग में ज़्यादा है, बशर्ते कि जो विभाग खर्च नहीं कर पाए वैसे विभागों को छोड़ दें। अधिकांश विभागों के अंदर बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। अभी लोकसभा के चुनाव से क्या संबंध है, चुनाव हो ना हो। अब यही देखें कि आज से 13-14 साल पहले बजट का आकार क्या हुआ करता था और आज बजट का आकार 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया। आरजेडी लीडर और साबिक वजीर खजाना अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बजट पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। नीतीश हुकूमत के बजट को अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बेबुनियाद करार दिया है। हम यही कह सकते हैं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। और बजट में जो 2,05,000 करोड़ का है, तो इसमें इनका अपना ओन रिसोर्स मोबिलाइजेशन से कितना पैसा है इसका उल्लेख करते, केंद्रीय योजनाओं का, फिर ग्रांट का कितना बड़ा योगदान है वो बता देते बाइफरकेट करके, तब पता चल जाता कि सर जमीन पे बिहार सरकार जो है कितनी तरक्की की है। माली साल 2019 और 20 के लिए 2 लाख करोड़ के बजट में अक़लियतों के लिए 459 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। मुस्लिम तंजीमों ने हुकूमत के इस बजट पर अफसोस का इजहार किया। वहीं दानिश्वरों का कहना है कि नीतीश हुकूमत को बजट में अक़लियतों का खास ख्याल रखना चाहिए था। ये लगता है गवर्नमेंट ने जो है इलेक्शन ईयर को सामने रख करके ये अपना ये तखमीना पेश किया है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। और अब थोड़ा और ज़्यादा होता तो ज़्यादा बेहतर था, चूँकि माइनॉरिटीज़ ऑन द होल ऐसे कमज़ोर तबका है, कमज़ोर तबके को जो है और मदद की ज़रूरत होती है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसको और कमज़ोर तबके को मदद दे करके आगे बढ़ाया जाए। तो अगली दफ़ा से तो कुछ बढ़ाया है, लेकिन ये बहुत कम है। अगर बहुत कम भी अगर देना था तो कम से कम 800 करोड़ तो देना ही चाहिए था, उससे कम में तो होगा नहीं। इसलिए हम जानते हैं कि 8-9 अक़लियती इदारे हैं बिहार में, अक़लियतों के, मुसलमानों को इस सरकार में, इसको ये देते हैं। फिर सबसे ज़्यादा तालीम पर खर्च करने की ज़रूरत है। तालीमी हालत गरीब मुसलमानों की बहुत बुरी है, उसमें सुधार की ज़रूरत थी। वहीं लोकसभा इंतखाब को लेकर बिहार में सियासत जोरों पर है। एनडीए और अजीम इत्तेहाद ने सीमांचल में अपनी अपनी जीत का दावा अभी से ठोकना शुरू कर दिया है। दरअसल सीमांचल मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और सभी पार्टियों की नजर मुस्लिम वोटों पर है। आरजेडी जहां सीमांचल की तमाम सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं बरसर इख्तिदार पार्टी का कहना है कि इस बार सेकुलरिज्म के झांसे में मुसलमान नहीं आएंगे। आप देखिए रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदाब। बिहार में सीमांचल की सियासत हमेशा से सुर्खियों में रही है। सीमांचल के चारों पार्लिमानी हलके किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार एक पसमानदा इलाके हैं, जहां तरक्याती काम सियासी गलियारों का हिस्सा तो बन जाता है, लेकिन वो तमाम वादे वफा नहीं हो पाते। आरजेडी ने सीमांचल को नजरअंदाज करने का इल्जाम मौजूदा एनडीए हुकूमत पर लगाया है। आरजेडी के मुताबिक सीमांचल की सभी सीटों पर अजीम इत्तेहाद कामयाब होगा। आज की हालत यह है कि वर्तमान में जो एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो, चाहे बिहार में नीतीश कुमार का 15 साल का शासन है,
अगर सबसे बदतर स्थिति हुई है पूरे देश में और पूरे राज्य के अंदर, तो वो सीमांचल का इलाका है। आज सीमांचल में देखिए तो पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे स्कूल कॉलेजेस वगैरह सबसे कम है। AMU की एक शाखा दी गई थी वहाँ के अल्पसंख्यकों के तालीम के लिए, उसका अभी तक ये नीतीश सरकार या केंद्र की सरकार नहीं खोलवा पाई है। जबकि सूबे की बरसर इक़्तिदार पार्टी के मुताबिक पहली बार नीतीश हुकूमत में सीमांचल तरक्की की रफ्तार का हिस्सा बन गया है। JDU के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का कहना है कि इस बार मुसलमान सेकुलरिज्म के झांसे में नहीं आएंगे। और सीमांचल में तो जहां लोग कभी बैलगाड़ी से लोग चलते थे ना, लालू राज में बैलगाड़ी से चलते थे, अब कटिहार उतरने के बाद कोई स्टेशन पे नहीं रहता, सब अपने घर चला जाता है। कौन सा गांव है जहां बिजली नहीं पहुंची?